So students, according to this first method, we have to determine the total value additions made in a year in economy. So how to determine the value addition? तो इसके लिए हम पता करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है और टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है। लेट्स सी, हमने पूरे साल भर में 500 रुपीज़ का शुगर का प्रोडक्शन किया, 500 रुपीज़ की शुगर का प्रोडक्शन किया, लेकिन उसमें जो कॉस्ट ऑफ इनपुट था वो ऑलरेडी शुगर केन और डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हुआ, इट वाज अबाउट 100 रुपीज़। तो टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा आ रहा है 500 रुपीज़, लेकिन उसके अंदर हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट भी इनकर करी, मतलब कि शुगर केन का यूज़ किया है और भी कुछ रिलेटेड कॉस्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो वो हम डिडक्ट करेंगे। देन आफ्टर हमें पता चलेगा वैल्यू एडिशन। इट इज़ जस्ट लाइक ए कॉन्सेप्ट ऑफ द वेट, जैसे अपन बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो जितना हमने वैल्यू एडेड किया है वही यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कहलाएगा। अल्टीमेटली वी हैव प्रोड्यूस 500 रुपीज़ ऑफ द शुगर, मगर हमने 100 रुपीज़ का शुगर कैन का यूज़ किया था, तो वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो रहा है 400 रुपीज़ का। तो 400 रुपीज़ हमारी यहाँ पर जीडीपी आएगी। स्टूडेंट, यहाँ पर जीडीपी जो आएगी वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगी, लेकिन मार्केट प्राइस से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको ये समझना है कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेट्स सी हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सबसे पहला सेल्स, इस साल जो भी हमने सेल्स किया है वो टोटल प्रोडक्शन के रूप में मान रहे हैं, लेकिन चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है? चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो गुड्स पिछले साल अनसोल्ड रह गया था बट इट वाज द पार्ट ऑफ लास्ट ईयर जीडीपी। If we are selling the last year goods into this current year, it cannot be part of this year GDP. It will be deducted. तो ये पहली बात तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, मतलब इस साल जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है और वो नहीं बिका है, अनसोल्ड गुड्स ऑफ दिस ईयर विल बी द पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ करंट ईयर, मतलब ये प्लस साइन के साथ आएगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए नेगेटिव साइन के साथ है, क्योंकि पिछले साल का गुड्स बिका नहीं है, इस साल तो बिकेगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ है बिकॉज इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस ईयर। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है इट विल बी द पार्ट ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पर हम इसका चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। स्टॉक का मामला जो है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस ईयर। और ओपनिंग स्टॉक का नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लास्ट ईयर। हमें इससे पता चलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है टोटल गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर यूं कहें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब है कि जितने भी हमने इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन किया है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि अगर हमने शुगर का प्रोडक्शन किया है हमने शुगर का प्रोडक्शन किया है और उसके लिए हमने शुगर केन का यूज़ किया है। अगर हमने शुगर केन का एज ए इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज़ किया है टू प्रोड्यूस द गुड्स शुगर, तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स को निकालना होगा। जैसे कि हमने पूरे साल भर में 500 रुपीज़ की शुगर का प्रोडक्शन किया है, जिसमें कि 100 रुपीज़ के शुगर कैन का यूज़ किया है, तो टोटल वैल्यू एडिशन 400 रुपीज़ का ही होगा। इट विल बी द जीडीपी। 400 रुपीज़ विल बी द जीडीपी ऑफ दिस ईयर। तो ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब है वैल्यू ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर। So students, it is the first question to calculate the gross value added at market price from the value addition method, from the production method. So the first item is sales. तो हम sales यहाँ पर लेंगे to know the value of output. क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ये चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। परचेस ऑफ मशीन ये कैपिटल स्टॉक से रिलेटेड है, यहाँ पर इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डेफिनेटली वैल्यू ऑफ इनपुट के रूप में यूज़ होगा। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर माना जाएगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर ऐड हो चुका है। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूडिंग द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एक्सपोर्ट
और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पर सेल्स है, जो कि सेल्स के अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा। और इंपोर्ट जहाँ पर जो हम कर रहे हैं, हम कंसिडर करेंगे कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसके अंदर हमने इंपोर्ट को ऐड कर लिया है। कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। सो लेट्स सी हाउ टू कंप्लीट दिस। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है यहाँ पर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो कि 1050, ओपनिंग स्टॉक 45 और 25 माइनस होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 1070 वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब आती है वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन साफ साफ दे रखा है, जो कि 450 है। इस तरीके से हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 620 आ गया। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, फिर से हमने इसको कैसे किया। सेल्स हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट में यूज़ होगा, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ होगा, और परचेस ऑफ मशीन कैपिटल स्टॉक है, यहाँ पर कोई इसका वैल्यू नहीं है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पर वैल्यू ऑफ इनपुट को शो करता है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमने परचेस किया था, लेकिन वो उसको कंसिडर करा जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इंक्लूडेड है। एक्सपोर्ट जो हमने सेल्स किया था वो सेल्स के अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा, और इंपोर्ट जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर 620 करोड़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेस्टिक सेल्स। इसमें पहला आइटम है जिसमें 950 दिया गया है। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब है सेल्स विद इन अ कंट्री, लेकिन साथ में यहाँ पर एक्सपोर्ट भी दिया है। इट मीन्स अगर हमें टोटल सेल्स पता करना है तो वी विल इंक्लूड द डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट। दूसरा नेट एडिशन टू द स्टॉक, इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक। यहाँ पर दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर बता रखा है। एक्चुअल में ये क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि पिछले साल का जो अनसोल्ड गुड्स था वो इस साल रह गया। मतलब यहाँ पर हम चेंज इन स्टॉक को ही कंसिडर करेंगे टू नो द वैल्यू ऑफ आउटपुट। फोर्थ नंबर पर आता है डेप्रिसिएशन। यहाँ पर कोई रोल नहीं है डेप्रिसिएशन का, सब्सिडी का कोई रोल नहीं है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू ऑफ इनपुट के रूप में यूज़ होगा। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रीटमेंट देख लिया। एक्साइज ड्यूटी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। ग्रॉस वैल्यू एडेड value of output minus value of input। हमने यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक को जोड़ा टू नो द वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज 1015।
स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लिया, बिकॉज यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द कंट्री, ऐसा नहीं है। इट मीन्स ये टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हम कंसिडर करेंगे, तो इंपोर्ट को यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस तरीके से हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है 1015 और इसमें हम माइनस करते हैं 300, तो आंसर इसका आता है 1015 minus 300, that is 715. So it is the answer. Students, we are moving towards the third question. The first item in the third question is sales. हमें यहाँ पर दिया गया 450. परचेस ऑफ मशीन मीन्स कैपिटल स्टॉक, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, इट विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ इनपुट। डेप्रिसिएशन, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। सब्सिडीज़ का कोई रोल नहीं है। परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, यहाँ पर दो बातें दोनों दी गई हैं। तो हम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जब कंसिडर करेंगे तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को हम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूडेड कंसिडर करेंगे। एक्सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, बट ऑलरेडी यहाँ पर सेल्स दिया है, तो वी विल नॉट कंसिडर एक्सपोर्ट एडिशनली। तो ये हम मानकर चलेंगे कि सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है। सो हाउ टू डू दिस, तो पहला हमारा जो फार्मूला है वो लिखेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस हमने जो भी कहीं और कुछ एक्सपोर्ट हम इसी में इंक्लूडेड मानेंगे। वी विल नॉट राइट एक्सपोर्ट एडिशनली। वैल्यू ऑफ इनपुट में यहाँ पर साफ साफ दे रखा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हम वही कंसिडर करेंगे। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी हम उसी में इंक्लूडेड मानेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 200 करोड़ का। इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है टू एक्सरसाइज द वैल्यू एडिशन मेथड। यहाँ पर जो फर्स्ट आइटम दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए, तो इस क्वेश्चन के अंदर दो फर्म है एक्चुअली, फर्म ए और बी, और ये दोनों ही फर्म एक दूसरे को गुड्स बेच भी रही है, एक दूसरे से खरीद भी रही है। तो हमें फर्म ए का अलग ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना है और फर्म बी का अलग ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना है। अगर फर्म ए फर्म बी को बेच रही है तो ये फर्म ए के लिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, लेकिन फर्म बी के लिए वैल्यू ऑफ इनपुट कहलाएगा। सो लेट्स सी किस तरीके से हम इसको यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इन सारे आइटम्स को एक बार समझ लेते हैं। सेल्स बाय फर्म में फर्म एम ने कितना बेचा, टोटल सेल्स इसमें दी गई है जिसमें एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है, बी को बेचा तो इंक्लूडेड है, किसी को भी बेचा सब कुछ इसमें आ गया है। दूसरा आता है सेल्स बाय फर्म बी टू ए, मतलब केवल और केवल बी ने ए को बेचा वो ये दिया गया है। सेल्स बाय ए टू बी, ए ने बी को कितना बेचा वो बताया है। सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, बी ने हाउस होल्ड को कितना बेचा। चेंज इन स्टॉक, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ए का निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी, चेंज इन स्टॉक के लिए यूज़ किया जाएगा बी के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ ए, ए ने कितना सेल्स किया वो वैसे दिया गया है, तो एक्सपोर्ट को हम यहाँ पर फर्म ए का इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर सेल्स फर्म ए का पूरा दे रखा है। फिर इंपोर्ट ऑफ द फर्म बी ने कितना वैल्यू ऑफ इनपुट है, तो अगर कहीं ए से भी खरीदा है या इंपोर्ट भी किया है तो फर्म बी का ये वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए कंसिडर किया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ द फर्म ए ने अगर इंपोर्ट भी किया है या फर्म बी से भी अलग परचेज किया तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ द फर्म बी ने ए को अलग बेचा, हाउस होल्ड को अलग बेचा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो तीनों को मिलाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाएगा। इसके बाद के जितने भी आइटम्स है जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम है यहाँ पर ये,
इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि हमारे देश के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर बाहर जाकर इनकम जनरेट कर रहे हैं और बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ पर इनकम जनरेट कर रही है, उसके बाद इन दोनों का रिसिप्ट और पेमेंट माइनस करने के बाद हमें कितना पैसा मिल रहा है। तो हमारे यहाँ से पैसा मिल नहीं रहा है, हमारे यहाँ से पैसा लगभग जा रहा है 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, रेंट का कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे, फिर फर्म बी का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे। तो देखिए फर्म ए का हमने यहाँ पर निकाला है, फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालेंगे। सबसे पहले उसका सेल्स हमने देखा है 300, यहाँ से देख लीजिए 300 आ रहा है, ये 300 में लिखा। चेंज इन स्टॉक साफ साफ दे रखा है 25, हमने 25 लिखा। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है 325। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ इनपुट, फर्म ए का हमें निकालना है। तो परचेज फ्रॉम द बी हमने किया था, ये देखिए बी ने ए को बेचा था, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 100 और इस तरीके से हमने बी से परचेज किया था लिखा। साथ में हमने इंपोर्ट भी किया था, इंपोर्ट बाय फर्म ए दैट इज फॉर 25 और इस तरीके से वैल्यू ऑफ इनपुट टोटल होता है 125। अब यहाँ पर आता है 325 में से हमें 125 माइनस करना है, इट विल बी 200। तो हमारा यहाँ पर जो फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू एडिशन आता है 200 आता है। लेट्स सी फॉर द फर्म बी, हम फर्म बी के लिए भी इसी तरीके से करेंगे। फर्म बी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इसमें आएगा, फर्म बी ने किस किस को बेचा है, सेल्स बाय फर्म बी टू ए, हम ये वाला वैल्यू लिखेंगे और कितना है 100। दूसरा आता है सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, दैट इज व्हाट 50। इसके बाद बी ने और किसको क्या बेचा, एक्सपोर्ट बाय बी, ये तीन चीज़ें यहाँ पर बी की वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पर आएगा 180 और वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए लेट्स सी बी ने अगर ए से परचेस किया है, डेफिनेटली सेल्स बाय ए टू बी, ए ने बी को बेचा था और कितना बेचा था 50। दूसरा है देखा वैल्यू ऑफ आउटपुट बी के लिए हमने चेंज इन स्टॉक और ऐड करना है हमें। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बी का है 20, हम 20 जोड़ेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो टोटल लिख दिया 10। चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ इनपुट बाय द फर्म ऑफ बी के लिए हम निकालेंगे सेल्स बाय ए टू बी, हमने एक ये लिखा। दूसरा हमारे पास वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए इंपोर्ट ऑफ द बी दैट इज 25, सेल्स बाय ए टू बी, ठीक है। यहाँ पर और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए बी के लिए, सो इट इज़ अबाउट इसका जो टोटल आता है और आउटपुट आया 190 और इनपुट का आया है 75। लेट्स सी 190 माइनस 75 इट इज़ 115। तो फर्म ए का हमारा आया था और फर्म ए का आया था हमारा 200 और फर्म बी का आया 115। तो टोटल आता है 200 प्लस 115, तो 315 हमारा टोटल हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलता है।